लिए गए हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार और इन्होंने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने प्रस्ताव का समर्थन किया और एक मत से भाजपा विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुन लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने विधायकों का नेता चुनने पर आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और अब जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल एनर्जी के साथ काम करती हुई नजर आएगी। उन्होंने एकनाथ शिंदे का भी शुक्रिया अदा किया, अजीत पवार का भी आभार जताया। शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला और अब विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस के ऊपर। बिल्कुल, देखिए, हालांकि उन्होंने भाषण में एक बात स्पष्ट की है, तीसरी बार जो है उन पर विश्वास जताया है। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार 2014 में जब चुन के आए थे तो बीजेपी को प्रचंड जीत जो है महाराष्ट्र में मिली थी। उसके बाद फिर से एक बार 2019 में जब चुनाव हुए तो तब भी बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर जो है महाराष्ट्र में आई थी और तीसरी बार ये तो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली। 132 सीटें के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, ऐतिहासिक जीत मिली है। तो उन्होंने बात कही थी, ये तीनों बार जो है बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है और इसीलिए विधायक दल का नेता उनको चुना गया था 2014 में। 2019 का उन्होंने उल्लेख किया कि हालांकि बस 72 घंटों के लिए था, लेकिन पार्टी ने उन पर जो है विश्वास जताया था। और एक बार फिर से 2024 में हम देख पा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे हो या फिर अजित पवार, उनके साथ मिलकर जब ये चुनाव लड़ा गया तो जिस प्रकार से जीत मिली है और जीत का श्रेय जो है महाराष्ट्र के वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, हालांकि उन सभी चीजों का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया, हर समाज के हर तबके का जिक्र उन्होंने किया, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को बांधा है। खास तौर पर जाति अगर बात करें समस्या जो है महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कहते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, उसको साधा है। जिस प्रकार से महिलाओं की तरफ ध्यान दिया है, तो इन सभी बिंदुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने के बाद ये प्रचंड जीत मिली है। तो ऐसे में उनका जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो उनके काफी काम आया है। बिल्कुल, और जिस तरह से शिशिर हमने उनका पुराने कार्यकाल भी देखे हैं और जिस तरह से वो अपने कामों को विकास की को और ज्यादा गति और ज्यादा रफ्तार देने के लिए जाने जाते रहे हैं, जनता के बीच भी काफी प्रिय नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं। अब उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी महाराष्ट्र के विकास को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही सत्ता स्थापना हो गई महाराष्ट्र में तो प्रमुख जो चीजें होगी वो यह है किसानों की किस प्रकार से है जो ये समस्या है वो सुलझाना है। दूसरी बात, जिस प्रकार से जो कल्याणकारी योजना है जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो है उनको सामने लाया गया है, उन सभी योजनाओं को किस प्रकार से और सफलता से क्रियान्वित किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, ये सबसे प्राथमिकता होगी। और एक बात जो कही गई है, क्योंकि कई जैसे मैंने कहा कल्याणकारी योजना है, विपक्ष आरोप लगाता है कि क्या ये कल्याणकारी योजना लंबे देर तक चलेगी। मसलन हम अगर बात करें तो लाड़की बहना जो है जो योजना लाई गई है, विपक्ष ने कहा है ये ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की योजना चलती रहेगी, लोगों के हित में योजना है और इसीलिए इस प्रकार के सभी बिंदुओं पर जो है उनकी काम करने की प्राथमिकता होगी। बिल्कुल, और जिस प्रकार से अब कल शपथ ग्रहण समारोह है उसके लिए क्या कुछ तैयारियां, और अभी महायुति की भी बैठक होनी है, क्या अब वो एक औपचारिकता भर है? बिल्कुल, ये औपचारिकता होगी, क्योंकि इससे पहले महायुति के दोनों पक्षों ने ये कहा साफ कर दिया है कि जो बीजेपी के जो नेतृत्व है, वरिष्ठ नेतृत्व है, जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उन्हें मान्य होगा। और इसीलिए फिर चाहे वो अजित पवार ने कहा हो कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो वही दो उप मुख्यमंत्री जो होंगे वो एनसीपी और शिवसेना की तरफ से होंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब खाका तैयार हो चुका है, हालांकि इसके बारे में आधिकारिक जानकारी आज शाम तक मिल ही जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें कल का जो शपथ विधि समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बड़े पैमाने पर जी के मंत्री यहाँ पर होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ संत मंत्रों को यहाँ पर बुलाया गया है और साथ ही साथ बाकी गणमान्य लोग हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है उनको भी निमंत्रित किया गया है। हालांकि बेहद कुछ ही घंटे बचे हैं, ऐसे में निमंत्रण पत्रिका भी जो है राज्य सरकार द्वारा अब कुछ वितरित की जाएगी और जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल शिशिर, अब सबकी नजर ये भी होगी कि कैसा होगा सरकार का चेहरा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बड़ा सवाल अब
हालांकि एक सवाल का जवाब तो मिला कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन दूसरा ये भी है किस प्रकार से, मतलब इस पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार से होगा, स्वरूप किस प्रकार से होगा, और सबसे बेहद कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इस बारे में जैसे मैंने कहा कि अब तो बीजेपी का विधायक नेता जो है वो लिया गया है। अब तीनों दल के जो विधायक दल के नेता है, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जो है, इनकी भी बैठक होगी और ये बैठक होने के बाद जो है उसके ऊपर पूरी तरह से निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से जो है आगे बढ़ा जाए और किस प्रकार से जो है खास तौर पर जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उनका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, उसमें समतोल किस प्रकार से बनाया जाए, ये महत्वपूर्ण बात होगी। और आने वाले 1 से 2 दिनों में ये चीजें भी स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अभी हमने जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण को भी सुना, उन्होंने कहा कि सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे, मुंबई का अग्रणी स्थान बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, किसानों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, वहीं रक्षा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास होगा। तो तमाम जो वादे जो जनता से किए हैं उन्हें कहीं ना कहीं पूरा करना प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल, देखिए ये प्राथमिकता बिल्कुल रहेगी कि कैसे उन सभी वादों को जो है उसको अमली जामा पहनाया जाए। खास तौर पर सरकारी योजनाओं की बात तो हम करते हैं, कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार से जो प्रोजेक्ट्स है महाराष्ट्र में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है उनको किस प्रकार से गति दी। इसी का उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मेट्रो की शुरुआत की गई है, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन की भी शुरुआत जो है अब तो हालांकि उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र के जो स्टेट हाईवेज है उनको एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज को किस प्रकार से बढ़ावा दे, इसलिए अलग अलग इंडस्ट्रियल जोन जो है उस पर सरकार इस वक्त ध्यान दे रही है। तो ये अनेक बिंदु है जिसमें किसान से लेके एग्रीकल्चर हो या फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, इन सभी चीजों को जो है सरकार इस वक्त तवज्जो दे रही है। और इसी के साथ साथ जो पायाभूत ढांचा सुविधा है उनको भी किस प्रकार से और मजबूत किया जा सके, इस पर जो है सरकार का हालांकि अब जोर ज्यादा रहेगा। हालांकि पिछली बार जब यही सरकार सत्ता में थी, मसलन 2014 से 2019 में, तब हमने देखा कि कई सारे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में काफी लंबित थे, प्रलंबित थे, उनकी शुरुआत हुई थी। हालांकि उनकी शुरुआत होने के बाद जब उनका कार्य मतलब सभी प्रोजेक्ट जो पूरे हुए तो उस वक्त भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने ही जो है उनका इनॉग्रेशन किया था। फिर चाहे वो अटल सेतु की बात करें जो कि सबसे बड़ा जो है समुद्री जो ब्रिज बनाया गया है, या फिर मेट्रो की बात करें जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था, इसका इनॉग्रेशन भी जो है प्रधानमंत्री द्वारा ही किया गया। तो ऐसे में ये जो सभी प्रोजेक्ट इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहे हैं उनको और दोगुनी रफ्तार किस प्रकार से मिले, केंद्र सरकार